तो नेक्स्ट बच्चों अपन को देखना है एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, और उसमें फर्स्ट देखना है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at any point due to long current carrying wire. Intensity of magnetic field at any point due to long current carrying wire. तो यहां पर बच्चों एक वायर है ये, और इसकी वजह से यहां पर ये पॉइंट है, ये जो वायर है करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसकी वजह से अपन को ये जो पॉइंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब इस वायर पर बहुत छोटे 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 स्मॉल एलिमेंट्स तो हैं, स्मॉल एलिमेंट्स हैं, और किसी एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से देखिए ये जो मैंने ए बी शो कर रहा हूं ना बच्चों, अच्छा ये पॉइंट पी का इस वायर से जो डिस्टेंस है वो आर, ये डिस्टेंस आर, वायर में से करंट फ्लो कर रहा है आई, और इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक बात तो तय है कि इस पॉइंट पर जो भी इंटेंसिटी होगी वो राइट हैंड पाम रूल यदि आप यूज करते हैं इनवर्ट होगी। देखो आप थंब करंट के डायरेक्शन में फिंगर पॉइंट बी की तरफ, पाम किस तरफ ओपन हो रहा है बिहाइंड द बोर्ड, मतलब यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्रॉस होगी। डायरेक्शन तो निकाल लिया अपन ने, एक सेकंड लगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा वो फाइंड करना है। अब मैग्नीट्यूड के लिए बच्चों ये ए बी स्मॉल एलिमेंट मैंने इसलिए लिया है कि आपको क्लियर दिखाई दे, अदरवाइज ये ए और बी बहुत क्लोज है, स्मॉल एलिमेंट बोल रहा हूं ना मैं, पर मुझे चूंकि डेरिवेशन ड्राइव करना है और आपको सब कुछ क्लियर दिखे इसलिए मैंने दूर दूर बनाया है, पर प्रैक्टिकली की बात करें तो ये ए और बी बहुत क्लोज है, और ये जो लेंथ में लिख रहा हूं मैं डीएल एक्चुअली बहुत ही स्मॉल लेंथ है, इसका स्मॉल एलिमेंट्स की करंट सेम जाएगा, और बी को यदि पी से ज्वाइन करोगे ये लाइन ये होगी बच्चों y, और यदि a को p से ज्वाइन करोगे ये भी y। मैंने बोला ना a और b बहुत क्लोज है, मुझे आपको क्लियर दिखाना है इसलिए मैं a और b को दूर दूर शो कर रहा हूं। अब ये y है तो ये भी y हो गया, ये एंगल सपोज बच्चों थीटा, एलिमेंट्स जो करंट फ्लो कर रहा है वो, और एलिमेंट को पॉइंट पी से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उनके बीच का एंगल सपोज थीटा। अच्छा इस ए से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं पी बी पर, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, नेम दे रहा हूं इसको ए एम, ठीक है। अच्छा अब फिलहाल हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू एलिमेंट AB
बाय बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ तो स्मॉल एलिमेंट के लिए है ना, तो इसकी वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो dB इक्वल टू होगा μ0/4 I dl sin थीटा अपॉन y स्क्वायर। हमने पढ़ा है r स्क्वायर और मैं लिख रहा हूं यहाँ पर y स्क्वायर। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि r और y बदल गए ना भाई। क्या हुआ था कि जब हमने पढ़ा था तो एलिमेंट का पॉइंट P से डिस्टेंस r लिया था। यहाँ पर r क्या है? इस पॉइंट P का लॉन्ग करंट कैरिंग वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एलिमेंट से डिस्टेंस कितना दिखा रहे हैं अपन? y, इसलिए y स्क्वायर बाय बायो-सैवर्ट लॉ। मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर किस डायरेक्शन में होगी? नो डाउट इनवर्ट्स। वही सेम रूल लगेगा, सेम राइट हैंड बाउंड इसकी वजह से, इस एलिमेंट की वजह से नहीं। इस वायर पर जितने एलिमेंट्स हैं सबके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स होगी, इनवर्ट्स होगी, इनवर्ट्स होगी। इसकी वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, तभी तो मैं डीवी लिख रहा हूँ, बी नहीं लिख रहा हूँ। डीवी मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी वजह से स्मॉल है, इनवर्ट है। नेक्स्ट एलिमेंट उसके कारण भी इनवर्ट, नेक्स्ट के कारण भी इनवर्ट। तो यदि हम एक के कारण निकाल लें और यदि इंटीग्रेशन कर देंगे तो समेशन कहलाएगा। समेशन मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो अभी मैंने ये लिखा। अब जरा देखो इस डायग्राम में, तो ये डीएल है, ये क्या होगा बच्चों? डीएल कॉस थीटा। एंगल बन रहा है ना इसका, डीएल का इसके साथ में हमेशा रिजल्टेंट का वो कंपोनेंट जो एंगल बनाता है वो कितना होगा? डीएल कॉस थीटा। और सेकंड कंपोनेंट क्या होता है? जो एंगल नहीं बनाता है और इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होता है, डीएल sin थीटा। तो ये हो जाएगा डीएल sin थीटा, ये जाएगा डीएल sin थीटा। ये तो रट लो, क्योंकि अब कहां तक आप करोगे? सीधी सीधी सी बात है। ये थीटा है, ये p है, ये b है, ये h है। sin थीटा इज इक्वल टू p by h, p is equal to s sin theta, cos theta is equal to b by h, b is equal to h cos theta। तो b की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन? h sin theta। b की जगह क्या लिख सकते हैं? h cos theta। यदि मान लीजिए सपोज ये जो मैंने शो किया है यहाँ पर, ये वेक्टर्स होते, ये वेक्टर होता, ये भी वेक्टर होता, तो ये क्या होता? इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। भाई वेक्टर एडिशन में तो आप जानते हो ना, फर्स्ट वेक्टर यदि सेकंड वेक्टर का टेल अपन रखते हैं ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट, तो रिजल्टेंट कहां से कहां होता है? फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। मतलब ये h क्या है? इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। अब यदि हम इसका लाइन वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो यहां बन जाएगा। इसको भी क्या बोलोगे आप? h sin थीटा। इससे मतलब नहीं। तो बच्चों ये तो आप लोग पूरा 11th पढ़ चुके हैं, 12th में भी आप लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तक पहुंच गए। ये तो कई बार हो गया, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, आज फिर से मेरी बताने की इच्छा हो गई। किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं उसके टू कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट वो होता है जो रिजल्टेंट के साथ में एंगल बनाता है, यह हमेशा होता है रिजल्टेंट इनटू कॉस। और सेकंड कंपोनेंट इस कंपोनेंट का परपेंडिकुलर होता है, वो होता है रिजल्टेंट इनटू साइन। कंपोनेंट मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके दो पार्ट। अब आप चाहो तो इससे मतलब नहीं है आपको, इसको आपने टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो सिंपल सी बात है, यदि ये डीएल है
तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो एंगल बना रहा होगा वो डीएल कॉस और ये कंपोनेंट हो जाएगा डीएल साइन। तो मैं चाहूं तो यहाँ पर dv इज इक्वल टू लिख सकता हूँ म्यू 0/4 पाई। अच्छा चलो ये जो dl sin थीटा इसको मैं del x लिख देता हूँ, del x। तो म्यू 0/4 पाई i अपॉन y स्क्वायर इनटू del x। तो बच्चों ये dv is equal to म्यू 0/4 पाई i अपॉन y स्क्वायर इनटू del x, ये del x लिख दिया। अब ये जो एलिमेंट है इसका ये लोअर एंड इस पॉइंट P पर हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है बच्चों वो अल्फा, और ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये पॉइंट P पर जो एंगल बना रहा है ये स्मॉल एंगल बना रहा है डी अल्फा, ये अल्फा और एलिमेंट की वजह से एंगल डी। एक्चुअली में मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ ना कि क्लियर डायग्राम दिखे इसलिए मुझे बड़ा बनाना है, अदरवाइज प्रैक्टिकली तो बच्चों ये ऐसा है, ये ए और ये बी, यहीं पर ए और इसी के नीचे बी, ये पॉइंट बी, ये ऐसी और फिर ये ऐसा, मतलब बहुत स्मॉल एंगल है ये। तो आपको ऐसा ना हो, वैसे ही वीडियो में तो प्रॉब्लम होती है और चश्मे की पावर बढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए इसलिए अपन बड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट। अब एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। मैं ये एंगल सिलेक्ट कर रहा हूं डी अल्फा, स्मॉल एंगल डी अल्फा। तो आर्क क्या बोलोगे बच्चों डेल एक्स, और रेडियस क्या बोलोगे वाई, वाई। इसका मतलब डेल एक्स इज इक्वल टू y इंटू डी अल्फा। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये स्टेप अपनी कंटिन्यू हो जाएगी। डी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई i अपॉन y स्क्वायर, और डेल एक्स किया जाएगा y इंटू डी अल्फा। क्या हो गया डेल एक्स की जगह पर y इंटू डी अल्फा, ठीक है ठीक है। एक y खराब लग रहा है कैंसिल कर दो, क्या बचेगा dv इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू i अपॉन y इंटू डी अल्फा। बच्चों पहली बार जब करते हैं थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर ऐसा ऐसा स्टेप क्यों कर रहे हैं, पहली बार समझ लो, दोबारा जो है आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो एक बार और कर लेना आप रिपीट। तो स्टेप्स देखो, ये स्टेप्स क्या चल रही हैं, मैं एक बार रिपीट भी कर दूंगा। यहाँ पर यदि आप देखें तो ये P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की ना आपने, इसको N ले लीजिए। यहाँ पर देखो आप ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा NPA, इसमें एंगल अल्फा है, ये बेस हो गया क्योंकि एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, बस बचा हुआ बेस। तो ये अल्फा है, ये बेस जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज, मतलब cos अल्फा निकल रहा है ना, cos अल्फा इज इक्वल टू r अपॉन y, r अपॉन y। हमारे को ये जो था ना स्टेप, इसमें y की जरूरत थी, तो हम y इज इक्वल टू कर देंगे r अपॉन cos।
तो ये dv आ जाएगा, dv म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन r अपॉन cos अल्फा इंटू d अल्फा। अब जो cos अल्फा डिनोमिनेटर में लिखूं तो न्यूमरेटर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा cos अल्फा इंटू d अल्फा, ऐसा जाएगा। ये निकाल लिया हमने मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर, कांस्टेंट क्वांटिटीज के फॉर्म में। आई जो है ना वो तो करंट फिक्स करंट आ रहा है, और आर जो है वो भी फिक्स डिस्टेंस है, ये भी फिक्स है, कांस्टेंट है। वेरिएबल यहाँ पर क्या है, अल्फा। ये चेंज होगा अल्फा, क्योंकि आप देखो यदि ये एलिमेंट मैंने यहाँ का लिया था, ये पॉइंट बी था, तो ऐसा एंगल बनता ना। यदि आप यहाँ का एलिमेंट ऐसा ले लेते तो ये एंगल अल्फा ऐसा हो जाता, बदल जाता। इसलिए एक्चुअली में इस फॉर्म में लाए हैं, और एक बार मैं रिपीट करूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा डीबी। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी किसकी वजह से, स्मॉल एलिमेंट की वजह से। हमको एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट की वजह से थोड़ी चाहिए, हमको तो पूरे इस वायर की वजह से चाहिए भाई। इस स्मॉल एलिमेंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, स्मॉल थी, डीबी। इसके बाद यहाँ एलिमेंट था, उसके वजह से कैसी होगी, उसके कारण भी स्मॉल डीबी होगी। सेम लेंथ है कि हम लेंगे तो करंट भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसके नीचे एलिमेंट लेते उसके कारण भी सेम होगी। तो पूरे वायर के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इतनी सारी स्मॉल 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 मैग्नेटिक फील्ड का समीशन। और समीशन को बच्चों अपन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर दो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, therefore मैग्नेटिक फील्ड। अभी तो फिलहाल टोटल करो तो बाद में लिख देंगे, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ डी, यहाँ भी इंटीग्रेशन म्यू 0 अपॉन 4 पाई इनटू आई अपॉन आर cos अल्फा डी अल्फा। अच्छा बच्चों ये जो है लॉन्ग कंडक्टर, यदि बहुत ही लॉन्ग होता तो इनफाइनाइट लेंथ का होता। इमेजिन करो आप ऐसे खड़े हैं, सामने से वायर जा रहा है इनफाइनाइट लेंथ, उसका टॉप एंड देख रहे हो आप, आपका सिर ऐसा होगा ऊपर ऐसा, मतलब ये जो एंगल बनेगा ना हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल कितना बनेगा आप जरा समझो बात को। यदि ये था, ये पॉइंट पी है, यदि यहाँ पर एलिमेंट है तो ये एंगल बनेगा, यदि और ऊपर वाला एलिमेंट है तो ये एंगल बनता है। यदि और एलिमेंट लॉन्ग होता तो ये एंगल बनता, और लॉन्ग होता तो ये बन जाता। आप देख रहे हो एंगल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इनफाइनाइट लेंथ था तो फिर आपका जो आई व्यू है ऐसा जाएगा ना, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 90। अच्छा इसको बॉटम मोस्ट पॉइंट को देखते, इसको देखते तो ये एंगल होता, इसको देखते तो ये एंगल होता, इसको देखते तो ये एंगल होता। इंक्रीज हो रहा ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब आप यहाँ पर बात करेंगे तो ये ऐसा, मतलब ये ऐसा होगा, ये एंगल ऐसा। मतलब लिमिट्स आप क्या लिखेंगे, आपको लिमिट लिखना पड़ेगा -π/2 टू +π/2, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल अल्फा है। जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट्स आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है, ऐसा आप लोग जानते हैं। तो बच्चों टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको लिमिट लिखनी पड़ेगी फ्रॉम -π/2 टू +π/2। यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा था कि लिमिट्स क्यों आएंगी। अब तो आपके पास हमेशा के लिए हो गया, वीडियो रहेगा, कभी भी कंफ्यूजन हुआ तो आप देख लेंगे सबने कैसे बताया था। इंटीग्रेशन का मतलब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी ना बच्चों, ये लो
लोअर एलिमेंट से लेके अपर तक पूरा सबका समेशन पूरे वायर की वजह से। यहां पर बोले तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्वांटिटीज आप कॉमन निकालते हैं, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इनटू आई अपॉन आर, कांस्टेंट कॉमन cos अल्फा d अल्फा minus pi by 2 plus pi by 2. B is equal to mu 0 upon 4 pi I upon R इंटीग्रेशन cos अल्फा, डिफरेंशिएशन यदि बोलता है तो cos ddx cos x होता है बच्चों माइनस sin x, इंटीग्रेशन cos x होता है प्लस sin x, तो इंटीग्रेशन cos अल्फा क्या हो जाएगा sin अल्फा। लोअर लिमिट यहां पर है कि माइनस पाई बाय 2 और अपर लिमिट प्लस पाई बाय 2। तो b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इनटू i अपॉन r। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पर हो जाएगा साइन पाई बाय 2, अपर लिमिट मतलब साइन पाई बाय 2, फिर इसके बाद इसी फंक्शन में माइनस, है ना, फिर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या लिखोगे माइनस साइन, सॉरी साइन माइनस पाई बाय 2, तो थोड़ा ज्यादा फास्ट चला गया भाई। अल्फा के लिए पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, मैंने कोई गलत थोड़ी लिखा था, मैं थोड़ा तेज चला गया, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है ना कि सर वहां पर माइनस पाई बाय अल्फा की जगह माइनस पाई बाय 2, हाँ ठीक है, लेकिन फॉर्मूला था साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा बच्चों क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर निकल आएगा और साइन पाई बाय 2 जाएगा, और जो माइनस निकलेगा वो इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई i अपॉन r 1 प्लस 1 sin 90 कितना होता है 1 होता है, 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है, तो ये जाएगा 2i अपॉन r। अच्छा कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा है, मुझे मालूम है सर ये 4 को कैंसिल कर दीजिए ना, म्यू 0 अपॉन 2 पाई इनटू i अपॉन r कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं करूंगा, मुझे तो ऐसे ही याद करना है, क्योंकि मुझे मालूम है म्यू 0 अपॉन जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा ना तो मुझे म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और सीधी सीधी मैं क्या रख दूंगा 10 टू द पावर -7, तो मेरा टाइम बचेगा। तो मेरा आपको भी सजेशन है कि लिखे रहने दो यार, म्यू 0 अपॉन 4 पाई की जगह क्या लिख देना 10 टू द पावर -7, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं b इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 2i अपॉन r। सीधे करंट की वैल्यू रखना, r की वैल्यू रखना, मतलब ये वायर में से करंट जा रहा है, तो यदि पास पॉइंट होगा तो नो डाउट उसको मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी क्योंकि b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और आगे जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, पास में मैग्नेटिक नीडल रखोगे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जैसे जैसे दूर ले जाओगे डिफ्लेक्शन कम होता है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही ना। तो बच्चों ये डेरिवेशन आपको याद करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं एक बार फिर से समझा दूं तो मेरे वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लेना ना यार, फिर से देख लेना, समझाऊं क्या फिर से, वो तो गया यार अब, है ना। चलो नेक्स्ट बच्चों अपन हेडिंग देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ
magnetic field at center of circular coil. Intensity of magnetic field at center of circular coil. तो बच्चों यहां पर कोई कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, वो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो था ना उसमें अपने सर्कुलर कॉइल यूज की थी वैसा। अब इसमें से करंट जाना आई और इस कॉइल का रेडियस है बच्चों आर। इस पे भी एक एलिमेंट ले लो जरा, कोई भी एलिमेंट ले लो, चलो ए बी, इसकी लेंथ ले लो dl, स्मॉल एलिमेंट है, इसकी लेंथ लिखनी है dl, और ये सेंटर हो गया और ये हो गया आपका रेडियस r। ये एंगल कितना होगा बच्चों 90। कभी भी जो सर्किल होता है ना उसकी सरकमफ्रेंस उस पर रेडियस परपेंडिकुलर होता है, रेडियस हमेशा सरकमफ्रेंस पर परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा कितना हुआ यहाँ पर 90। भाई अपना अपन यहाँ पर बायो सेवर्ट लॉ लगाएंगे ना, क्या बोलेंगे अपन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट dl, due to a small element ev, magnetic field at center at O due to a small element ev by Biot-Savart law। स्मॉल एलिमेंट के कारण कभी भी मैग्नेटिक फील्ड बताओगे तो वो तो फिर वहां पर अप्लाई हो जाएगा बायो-सावर्ट लॉ। तो वो लग जाएगा आपका dp = u0/4 pi I dl sin 90/r²। एक्चुअल में होता है u0/4 pi I dl sin θ/r²। What is theta? Angle between the direction of current through the element and radius। ये करंट का डायरेक्शन है ना, एलिमेंट उसकी लेंथ उसका डायरेक्शन, तो यहाँ पर एंगल बनना 90। sin 90 होता है बच्चों 1, तो dv = u0/4 pi I dl/r²। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई सेंटर पर स्मॉल एलिमेंट की वजह से। अच्छा किस डायरेक्शन में होगी बच्चों, राइट हैंड पाम को यूज कर लीजिए, थंब को रखिए करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को सेंटर की तरफ। अब क्या है, देखो हाथ मेरा बहुत मोड़ रहा है, आपको रीजन करना पड़ेगा। ये करंट का डायरेक्शन, थंब देखो करंट, फिंगर जो है सेंटर की तरफ, पाम देखो इनसाइड में ओपन हो रहा है, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस। इसकी वजह से भर नहीं, इस कॉइल पर जितने एलिमेंट है सबकी वजह से आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, सबकी वजह से इनवर्ड 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 इनवर्ड। यहाँ पर यदि आप बोलोगे ये एलिमेंट देखो इसमें करंट ऐसा जा रहा था, ऐसा रखोगे, हम करंट के डायरेक्शन में पाम किस तरफ टुवर्ड सेंटर, पाम सॉरी फिंगर्स किस तरफ टुवर्ड सेंटर, पाम कैसा ओपन हो रहा है बिहाइंड द बोर्ड। यहाँ पर ले लो, इस पे करंट ऐसा जा रहा है, देखो आप करंट ऐसा इनवर्ट, यहाँ पर देखो करंट ऐसा आ रहा है, ये देखो आप ऐसा जा रहा है ना करंट, हम देखो ऐसा फिंगर इनवर्ट, सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड जब इनवर्ट 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 रहेगी तो तुमको सबका क्या करना पड़ेगा, समीशन। सारे स्मॉल एलिमेंट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर प्रोड्यूस हो रही है उसमें हम समीशन कर सकते हैं, सब इनवर्ट्स। तो हम लोग अब बोल सकते हैं therefore magnetic field at O due to circular
coil B is equal to summation of D, summation मतलब इंटीग्रेशन mu 0 upon 4 pi I dl upon r square. B is equal to mu 0 upon 4 pi I upon r square इंटीग्रेशन ऑफ dl. एक ही चीज तो बदल रही है और वो है लेंथ, बाकी तो I और R क्या है कांस्टेंट, I क्या है करंट थ्रू कॉइल और R क्या है रेडियस. तो mu 0 अपॉन, अच्छा बच्चों ये इंटीग्रेशन dl का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन dl का मतलब क्या हुआ, टोटल लेंथ, काई की लेंथ पूरी सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस की लेंथ कितनी होती है 2 पाई r, और इस कॉइल में टोटल टर्न्स कितने n, यदि एक टर्न की बात करोगे तो 2 पाई r और ऐसे n टर्न है तो टोटल लेंथ कितनी आएगी, इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू व्हाट n इनटू ऑफ 2 पाई r, टोटल लेंथ हो जाएगी ना, n नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल और r रेडियस है भाई 2 पाई r सर्कमफ्रेंस होगी, मतलब वायर का एक टर्न बोलोगे उसकी लेंथ कितनी होगी 2 पाई r, ऐसे n टर्न्स तो टोटल लेंथ होगी n इनटू 2 पाई r. तो बच्चों यहाँ पर b इज इक्वल टू हो जाएगा mu 0 अपॉन 4 पाई इनटू I अपॉन r स्क्वायर n इनटू 2 पाई r. ये r जो है वो कैंसिल, b इज इक्वल टू mu 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई n I अपॉन r. उस वक्त मैंने बोला था बच्चों इतना मान लो मैं आपको डेराइव करवा दूंगा, तो मैंने आज देखो बता दिया, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में आपको बता बोला था मैंने, उसके पहले आपको हेडिंग करके बताया था. और यहाँ पर जो सेटअप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है तो सही मायने में इमेजिनरी मैग्नेट प्रोड्यूस होता है ऐसा बोलते हैं, तो उसका एक एंड एन और एक एस, मतलब जिस साइड से आप देखोगे और करंट का डायरेक्शन आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा वो नॉर्थ, और अपोजिट साइड पर जो रहेगा जिसमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगा वो साउथ. मैं आपको जो बोल रहा था, मेरा कहना समझो बच्चों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सर्कुलर कॉइल है, लूप है ना, तो यार मेरी शर्ट भी वाइट दिख रहा है बच्चों तुम लोगों को, तो यहाँ पर ये वायर है ऐसा, अब इसमें से करंट यदि फ्लो करेगा ऐसा तो इसके सेंटर में मैग्नेट बनता है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसा मैग्नेट बनेगा, इस मैग्नेट का एक एंड नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा, तो जिस एंड से आप देखोगे और करंट का डायरेक्शन वो क्लॉकवाइज दिखाई देगा, जैसे ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपको, मुझे देखो आप कैसा दिखाई दे रहा है आपको ऐसे में, यदि आपको ऐसे में क्लॉकवाइज दिख रहा होगा तो देखो ऐसे में देखो आप अपोजिट एंड पर देखो एंटी क्लॉकवाइज, एक में आपको क्लॉकवाइज दिखेगा एक तरफ, दूसरे साइड से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो जिस साइड एंटी क्लॉकवाइज उस साइड नॉर्थ पोल, उसके अपोजिट फॉर्म होता है साउथ पोल, मैग्नेट बनता है, और इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सेंटर पर वो mu 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई ni अपॉन r. अब मैग्नेट है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी तो होगा, वो मैग्नेटिक मोमेंट होता है बच्चों प्रैक्टिकली देखा गया है m की वैल्यू ये होती है n into I into a. What is a cross sectional area? Pi r square. What is the number of turns I current through coil? A cross sectional area.